हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसके जो पहले 6 क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं। अब उसमें बेसिकली हमने क्या किया था कि हमें सिर्फ यही बताना था कि कौन सा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और कौन सा जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है। तो बेसिकली हमें यही करना था, उसका सोल्यूशन नहीं फाइंड करना था, जस्ट हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वही बताना था। और वो हम इसलिए बता पाए, इसलिए ईजिली बता पाए क्योंकि हमारे जो बेसिक्स हैं इस एक्सरसाइज के वो अच्छे से क्लियर थे। अब बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको एक मैपिंग दी थी कि हमारे पास ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं, इन दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इजी हैं। इस वीडियो का लिंक, बेसिक्स वाली वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा गया है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइजेस 7 to 14। मतलब 7 से लेके 14 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमें, मतलब ये जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, इसको हमें सॉल्व करना है। लास्ट जो फर्स्ट 6, मतलब लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किए थे 1 से लेके 6 तक, उनमें हमें सॉल्व नहीं करना था, उनमें हमें जस्ट यही बताना था कि कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ पर हमें इसको सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। अब देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पता है इसको हमें मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेट ए, एक मैट्रिक्स है ए, आपको पता है ए कौन सी मैट्रिक्स होती है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मैट्रिक्स। तो इसके कोफिशिएंट कितने हैं, 5 2 7 3, और इसका हमें ऑर्डर भी पता है 2 × 2। ठीक है, उसके बाद x। अब x कौन सी मैट्रिक्स होती है, वेरिएबल मैट्रिक्स। x और y दो ही वेरिएबल हैं, इसका ऑर्डर 2 × 1 ही रहेगा। लास्ट में हम लिखेंगे b मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद जब हमने मैट्रिक्स लिख लिए a, x और b, अब इसके बाद हम लिख सकते हैं नाउ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ax = b। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि ax = b हम किस तरह से लिख सकते हैं। जब भी हम a और x को मल्टीप्लाई करेंगे, =b रखेंगे, तो हमें यही सिस्टम मिलेगा। तो इस सिस्टम को मैंने एक्चुअल में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। तभी बोलता हूँ कभी भी बेसिक्स वाली वीडियो मिस मत किया करो, क्योंकि बताने को तो मैं बता सकता हूँ कि ax = b याद रख लो, बट जब आप उस चीज़ को मतलब कि कुछ लॉजिक से याद रखते हो तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर रहती है, ऐसी बात। तो इसलिए मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, आपको पता है हमारी मैपिंग कहती है कि सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की ओर देखेंगे। तो ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो लेफ्ट टॉप बहुत इजी डिटर्मिनेंट है इसका, क्योंकि 2 × 2 डिटर्मिनेंट है, माइनस जो बाकी रह गया। तो 5 3 = 15, 7 2 = 14 = 1। तो विच इम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट = 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर ए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो हमारा ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो हमारा जो सोल्यूशन है वो हम इस तरह से दे सकते हैं, मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम, मतलब वन सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करना है, उसके लिए एडजॉइंट ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ए के लिए हमें को फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिखते हैं। लेट ए मैट्रिक्स है 5 2 7 3। ठीक है, तो ये एक 2 × 2 मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले को फैक्टर a11 -1 की पावर 1 + 1। अब आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 रहेगा हमारे पास। 1 + 1 2, मतलब even मतलब प्लस, तो +3। नेक्स्ट a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास कितना बचेगा, 7। बाहर ऑड है 1 + 2, तो -7। नेक्स्ट
A21 -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1 3 मतलब ऑड, तो -2, तो A22 -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो हमारे पास बचा 5, प्लस है तो +5, क्योंकि इवन है ना, इवन मतलब प्लस। ठीक है, अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, को फैक्टर मैट्रिक्स लिखना है। तो को फैक्टर मैट्रिक्स कितनी आएगी, 3 -7 -2 5, उसी ऑर्डर में मैंने लिख लिया को फैक्टर मैट्रिक्स को। तो इसका मुझे करना बेसिकली ट्रांसपोज। अब जैसे ही मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए। तो पहली रो को कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, तो मुझे एडजॉइंट ए मिल गया। ठीक है, नाउ ए इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। 1/a डिटर्मिनेंट आपके सामने 1 है, एडजॉइंट ए भी कर लेते हैं, 3 -2 -7 और 5। ठीक है, अब ये एक स्केलर है तो उसको मल्टीप्लाई करना है, तो विच एम्प्लाइज सेम ही आंसर आ जाएगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हमारी ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हमने ए इनवर्स निकाल लिया तो हमारा सोल्यूशन इस फॉर्म में आ सकता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नाउ वी कैन फाइंड सॉल्यूशन ऑफ system of equations with x is equal to a inverse b। ठीक है, तो x को लिख लेते हैं, x और y, a इनवर्स को लिख लेते हैं 3 -2 -7 5, और b को लिख लेते हैं, b कितना है 4 5। ठीक है, सभी की ऑर्डर लिखना 2 × 1 2 × 1। अब आपको पता है मैंने आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमेशा इसी तरह से करवाई है, नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और फारदेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, मतलब वो क्या डिसाइड करते हैं, ऑर्डर। तो हमें एक 2 × 1 ऑर्डर मिलेगा का मैट्रिक्स मिलेगा और वो इसके इक्वल होगा, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 2 × 1 इज इक्वल टू, इसकी रो को पकड़ लो, इसकी कॉलम को, 3 4 12 -2 को 5 से किया -10। एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमें एक एलिमेंट मिलता है। सेम वे से सेकंड रो को भी कर लो, और भी कॉलम है ही नहीं है। -7 को 4 से किया -28, 5 को 5 से किया 25। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 12 - 10 2, यहाँ पर कितना आ गया -3। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो दो मैट्रिक्स हैं, सिंस 2 मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर corresponding elements should be same। तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो x कितना आएगा 2, y कितना आएगा -3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, और इस आंसर को आप चेक भी कर सकते हो। आपको पता है ये आपकी इक्वेशंस थी, 5 2 10, 2 को -3 से किया -6, 10 - 6 4, 7 2 14, -3 से 9, 14 - 9 5। तो मैंने बिल्कुल सही आंसर निकाला है, इसको आप मैच भी कर सकते हो। तो देख लो, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स लिखे, उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट वो नॉन ज़ीरो आया, इन्वर्स निकाल लिया, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की बात कर लेते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, 2x - y इज इक्वल टू -2, 3x + 4y इज इक्वल टू 3। मतलब हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम अपना मैट्रिक्स लिखेंगे ए। अब तो आपको सभी स्टेप्स याद हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मैट्रिक्स 2, y का कितना है -1, यहाँ 1 नहीं लिखना, यहाँ पर 3 4।
तो ये मैंने एक 2x2 मैट्रिक्स लिख लिया। अब इसके बाद x, ये कौन सा मैट्रिक्स है, वेरिएबल मैट्रिक्स x और y, 2x1। अब उसके बाद b, कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड, -2 और 3, ठीक है। इसका ऑर्डर भी पहले से डिसाइड होता है 2x1। अब जैसे ही हमने मैट्रिक्स लिख लिए, नाउ वी कैन राइट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस in the form of ax is equal to b। तो हम जो सिस्टम है उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको पता है। तो मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में इस सिस्टम को लिख लिया। अब उसके बाद क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि हम कंसिस्टेंट की ओर जाएंगे कि इनकंसिस्टेंट की ओर जाएंगे। तो लिखते हैं उसको 2, 3, -1 और 4। 2x2 है तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो कितना आएगा, 2 4 8, -3 को -1 से किया, -3 मतलब 11। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये नॉन ज़ीरो है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, -1 की पावर 1 + 1। अब आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा, बाहर इवन है तो +4। नेक्स्ट A1 2 -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर 3, अब बाहर ऑड है तो -3। नेक्स्ट A21 -1 की पावर 2 + 1, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास कितना बचेगा, -1। अब बाहर भी ऑड है तो बाहर भी माइनस है, तो कितना बन गया ये, +1, ठीक है। तो A22 -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब हमारे पास कितना बचा, 2, बाहर इवन है तो +2। तो कोफैक्टर्स तो आ गए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो जिस ऑर्डर में कैलकुलेट किए वैसे लिख लो, 4 -3 1 और 2, ठीक है। तो ये मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख ली। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए, 4 -3 1 और 2। तो ये हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। नाउ आपको पता है हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट कितना है, 11, एडजॉइंट ए कितना है, 4 1 -3 2। तो हमने ए इनवर्स निकाल लिया, ठीक है। अब आपको पता है इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते, उससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अब हमने ए इनवर्स निकाल लिया, तो हमारी जो मैपिंग है वो हमें कहती है कि ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका सोल्यूशन इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो नाउ वी कैन फाइंड solution of system of equations with x is equal to a inverse b, ठीक है। अब x आपको पता ही है, x और y एक 2x1 मैट्रिक्स था। a इनवर्स कितना है, 1/11, 4 1 -3 2, और b कितना है आपको पता है, -2 3, ठीक है। सभी के ऑर्डर्स लिख लेते हैं, 2x2 2x1, और हमेशा की तरह मुझे आदत है इसको एक्सप्लेन करने की ताकि आप भूलो मत। नियरेस्ट पॉइंट क्या चाहिए, सेम,
और फारदेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, मतलब वो क्या डिसाइड करेंगे, सॉरी ऑर्डर, वो क्या डिसाइड करते हैं, ऑर्डर। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता हम यहाँ पर थे तो जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं। तो 1/11, इसकी रो को इसकी कॉलम, 4 को -2 से किया -8, 1 को 3 से किया 3, ख़त्म हो गया। -3 को -2 से किया +6, 2 को 3 से किया 6। तो ये हमारी एक 2x1 मैट्रिक्स आ गई इज इक्वल टू 1/11। तो -8 + 3 -5, यहाँ पर 12। ठीक है, तो अब आपको पता है मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बाद में स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया करो। अब स्केलर मल्टीप्लाई कैसे होगा आपको पता है, -5 को 1/11 से किया -5/11, 12/11। ठीक है, अब आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार, लास्ट वीडियो में सॉरी एग्जाम्पल्स वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए, जैसे 1 2 3 कि होल नंबर्स या इंटीजर्स ही आपके आंसर हैं। ऐसे फ्रैक्शन में भी आपके आंसर आ सकते हैं, और ऐसे जो आंसर होते हैं ये कई बार मन में डाउट भी क्रिएट कर देते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है या नहीं। अब उसको हम चेक कर लेंगे, वो बाद में करते हैं। सिंस, अब आपको पता है सिंस two matrices are equal, therefore corresponding elements should be same। ठीक है, तो ये सेम होने चाहिए। तो आपको पता है x कितना आएगा -5/11, y कितना आएगा 12/11 जब मैंने कंपेयर किया था। ठीक है, अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। और इस तरह के आंसर को मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस तरह का जब भी आंसर आएगा तो प्लीज़ आप उसको एक बार चेक कर लिया करो। जैसे यहाँ पर मैं लिखा हुआ रफ में, ये आपकी इक्वेशंस थी, तो अगर आप यहाँ पर फिल करोगे तो कितना आएगा -10 -12/11 -22/11 मतलब -2। सही है, यहाँ पर भी फिल कर चेक कर लो। ये मैंडेटरी स्टेप नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। -15/11, 48/11, तो 33/11, तो कितना आ गया 3। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने आंसर को जो है वो चेक कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया, बिल्कुल 7th क्वेश्चन के जैसा ही था। अब देखो चाहे ये क्वेश्चन ईजी हैं बट इनको आपने बहुत ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आप इसको ईजिली मतलब कि लोगे, बट ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत कहाँ पर आती है, इन क्वेश्चंस में गलती होने के जो चांसेस हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन से ज़्यादा रहते हैं। मतलब इनमें एक छोटी सी माइनस+ की मिस्टेक भी आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग या गलत कर सकती है। तो इसलिए आपने इनको ध्यान से करना है, चाहे वो 2x2 वाला है चाहे वो 3x3 वाला है, तो इनको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात करते हैं। 4x - 3y = 3, 3x - 5y = 7। अब ये भी एक 2x2 वाला क्वेश्चन ही है, तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स लिखना है, A कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल 4 - 3 3 - 5। तो ये एक 2x2 मैट्रिक्स है। इसके बाद मुझे x लिखना है। x आपको पता है वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, x और y दो ही वेरिएबल हैं। और लास्ट में मुझे लिखना है B मैट्रिक्स कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड। तो मैंने सभी मैट्रिक्स लिख लिए। ठीक है, नाउ गिवन, आपको पता है नाउ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, इसको मैं लिख सकता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में AX = B, ये आपको पता है। अब इसके बाद हमारी मैपिंग हमें बोलती है हमेशा कोई भी सिचुएशन हो आपको इसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। तो नाउ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके देख लेते हैं। A डिटर्मिनेंट = 4 - 3 3 - 5। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो कितना आएगा देखो
4 को -5 से किया -20, -3 को -3 से किया -9, तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -20 + 9, दैट मीन्स -11। अब क्लियरली जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो -11 आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता है कि ए डिटर्मिनेंट हमारा नॉन ज़ीरो है और हमारा जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमें क्या करना है, को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले a11, तो -1 की पावर 1 + 1, तो 1 वाली रो, सॉरी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमें छोड़ना है, तो हमारे पास -5 बचेगा। अब बाहर इवन है तो प्लस, अंदर माइनस है, प्लस माइनस कितना आएगा, -5। सेम वे से a12, -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास 3 बचेगा। अब 3 बाहर, 1 + 2 3 है, ऑड है, मतलब -3। नेक्स्ट a21, -1 की पावर 2 + 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो हमारे पास कितना बचेगा, -3। बाहर ऑड है तो माइनस आएगा, अंदर भी माइनस है तो +3। लास्ट को फैक्टर है a22, -1 की पावर 2 + 2, तो हमारे पास कितना बचेगा, 4। अब बाहर इवन है तो +4, तो को फैक्टर आ गए हमारे। इसके बाद को फैक्टर मैट्रिक्स, तो को फैक्टर मैट्रिक्स को भी हम लिख लेते हैं, -5, -3, 3, 4। तो ये हमारी को फैक्टर मैट्रिक्स है। इसका कर दो ट्रांसपोज, हमें क्या मिलेगा, हमेशा की तरह एडजॉइंट ए, पहली रो को पहली कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो हमें हमारा एडजॉइंट ए मिल गया। नाउ ए इनवर्स, अब ए इनवर्स का आपको फॉर्मूला पता है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट कितना है आपका, -11, एडजॉइंट आपके सामने है, तो हमारे पास हमारे ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है, इसके बाद अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारी मैपिंग कहती है वी कैन, नाउ लिख लो, नाउ वी कैन फाइंड solution of system of equation with x is equal to a inverse b। अब आप सभी को पता है कि x कितना है, वेरिएबल मैट्रिक्स x और y। a इनवर्स आपके सामने है, -1/11, -5 3, -3 4, और b आपको पता है वो कितना था, 3 और 7। ठीक, तो सभी के ऑर्डर लिखते हैं, 2 × 1, 2 × 1, और हमेशा की तरह नियरेस्ट पॉइंट आपको पता है सेम, और फारदेस्ट पॉइंट क्या डिसाइड करते हैं, हमारा ऑर्डर। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए बहुत इजी है, तो करते हैं x y 2 × 1 इज इक्वल टू, इस स्केलर को आप हमेशा की तरह बाहर रहने दो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -15, 3 को 7 से किया 21, अब ये ख़त्म हो गया, तो सेकंड रो को पकड़ लो, -3 को 3 से किया -9, 4 7 28, तो हमारे पास कितना आ गया, -1/11, 21 - 15 6, 28 - 9 19। ठीक है, तो हमें एक 2 × 1 मैट्रिक्स मिल गया। अब हमेशा की तरह इस स्केलर को भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो हमारे पास कितना आएगा, -6/11 -19/11। अब यहाँ पर भी हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, बट हमें पता है कि हमारा आंसर, मुझे पता है कि मैंने अपना क्वेश्चन जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल एक्यूरेट की है, तो मेरा आंसर जो है वो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी करेगा। तो सिंस टू matrices are equal, therefore corresponding
एलिमेंट्स शुड बी सेम। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम। तो अगर वो सेम होंगे तो x किसके इक्वल आएगा, -6/11, y किसके इक्वल आएगा, -19/11। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। और इसको भी अगर आप चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो। यहाँ पर -6/11, यहाँ पर -19/11, -24, यहाँ पर आएगा 57/11, तो यहाँ पर आ गया 3, और यहाँ पर आ गया 5 में से 3, तो कितना आ गया 3, विच इज़ मतलब कि इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर भी फिल चेक कर लो। देखो ये जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये कोई जरूरी स्टेप नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 95 आएगा बाई 11, 95 में से अगर आप 18 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 77/11 मतलब 7। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की बात करते हैं। 5x + 2y = 3, 3x + 2y = 5। देखो वही सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब हमें सब कुछ याद है, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स 5, 2 जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स मुझे लिखने हैं, तो मैंने लिख लिए, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद x, अब ये भी पता है वेरिएबल मैट्रिक्स x और y दो ही वेरिएबल हैं, 2 × 1। अब उसके बाद b क्या है, कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड, दो ही कॉन्स्टेंट्स आएंगे, 2 × 1। आपको पता है नाउ गिवन, अब तो आपको सभी स्टेप्स याद हो गए होंगे। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, एक अच्छा तरीका ये है, आप वीडियो को पॉज करो और खुद से ना ये क्वेश्चन सॉल्व कर देखो, और अगर आपका आंसर और मेरा आंसर, देखो ऐसा हो सकता है कि आपका जो आंसर है वो मेरे से परफेक्टली मैच हो जाए, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी हो सकता है कि कुछ माइनस प्लस में मिस्टेक होने के कारण आपका आंसर ना मैच करे, और कुछ बच्चे इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं अगर गलती हो भी गई है तो। बट प्लीज़ इतना आप मान के चलो कि जब आप कैजुअल मतलब घर पे बैठे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और अगर आपके क्वेश्चंस में मिस्टेक हो रही हैं, दैट मीन्स आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर घर बैठे बैठे आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। जब आप एग्ज़ाम्स में बैठते हो और एक घर पे बैठे हो तो दोनों सिचुएशन में बहुत डिफरेंस है। वहाँ पर आपके ऊपर एग्ज़ाम्स में आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, वहाँ पर गलती होने के चांसेस, अगर आपके घर बैठे आप गलती कर रहे हो तो जितने घर बैठे चांसेस आपके गलती करने के, उससे डबल चांसेस हो जाते हैं एग्जाम्स में गलती करने के, क्योंकि वहाँ पर हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को आपने हल्के में नहीं लेना, इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि हमारी प्लस माइनस में मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट हम हमेशा इसी तरह से कर रहे हैं। तो 5 2 3 2, तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 5 2 ज़ा कितना आएगा 10, 10 - 3 2 ज़ा 6, तो कितना आएगा 4। तो यानी कि मैंने ए डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया, और ए डिटर्मिनेंट जो है वो मेरा 4 है, मतलब वो ज़ीरो नहीं है, और अगर वो ज़ीरो नहीं है देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसका ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, और अगर इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मुझे अर्जॉइंट फाइंड करना है। अगर अर्जॉइंट ए फाइंड करना है तो मुझे इसके कोफैक्टर निकालने हैं, तो -1 की पावर 1 + 1। अब आपको पता है 5 वाली रो और 5 वाली कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 बचेगा, बाहर इवन है तो +2। नेक्स्ट कोफैक्टर A12 -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 बचेगा, 1 + 2 3 मतलब ऑड मतलब माइनस, तो -3। A21 -1 की पावर 2 + 1, तो सेम वही फर्स्ट रो, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मेरे पास कितना बचा 2, बाहर ऑड है तो -2। नेक्स्ट A22, तो -1 की पावर 2 + 2, तो मतलब वो सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास बचा 5, 4 है तो प्लस, तो +5। अब इसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स, वही स्टेप्स हैं सारे। अगर हम थोड़ा सा भी इसको ध्यान से करें तो इसमें हम मतलब कि बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे कि इसको हमें
इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, इसको हम बड़ी ही ईजिली कवर कर लेंगे। तो ये मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख ली। अब आपको पता है इसका मुझे करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करते ही मुझे क्या मिलेगा, इसका एडजॉइंट ए, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में। तो एडजॉइंट ए मैंने कर लिया। नाउ ए इनवर्स। अब ए इनवर्स मुझे कैलकुलेट करना है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट कितना है हमारा 4, एडजॉइंट ए आपके सामने है 2 - 2 - 3 5, तो हमारा ए इनवर्स तो आ गया। अब जैसे ही हमारा ए इनवर्स आ गया तो हमारी मैपिंग ने हमें बताया हुआ है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में आएगा, x = a इनवर्स b। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नाउ वी कैन फाइंड solution of system of equation with x = a इनवर्स b। सभी वैल्यूज़ को फिल करते हैं x और y। ठीक है, ये x मैट्रिक्स है आपके सामने, a इनवर्स आपके सामने है 1/4 2 - 2 - 3 5, ये भी मैंने लिख लिया। b, अब b भी आपके सामने है 3 और 5 2 × 1। अब आप सभी को पता है नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और फारदेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, मतलब वो क्या डिसाइड करेंगे हमारा ऑर्डर, वो हमेशा 2 × 1 या 3 × 1 ही होगा अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास देखो कितना आएगा 1/4, इसकी रो को इसकी कॉलम से 2 3 6 -2 को 5 से किया -10, सेम में से ख़त्म हो गया। सेकंड रो को पकड़ लो, -3 को 3 से किया -9, 5 को 5 से किया 25। तो हमारे पास कितना बचा -4, 25 - 9 कितना आएगा 16। ठीक है, तो ये हमने अपना मतलब कि मल्टीप्लाई कंप्लीट कर ली। अब इस स्केलर को मल्टीप्लाई करना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, इस स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -4/4 16/4। ठीक है, अब यहाँ पर ये नंबर्स जो हैं ये आपस में कट हो रहे हैं, तो कट कर देते हैं। जैसे 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो मेरे पास कितना बचा x और y 2 × 1 = -1 और 4। ठीक है, अब दो मैट्रिसेस क्या हैं इक्वल, तो सिंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल therefore corresponding elements should be सेम। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेम होंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1, y की 4। अब इसको भी आप फिल करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर -1 फिल करना, -5 आएगा, 2 4 ज़ा 8, 8 - 5 3, -3 आएगा यहाँ पर 8, 8 - 3 5। तो मैंने बिल्कुल सही आंसर निकाला है और इसको हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाएगा। अदरवाइज़ क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर मतलब कि x नहीं है, तो इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 2x + y + z = 1। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमेशा ना वेरिएबल्स के नीचे लिखने की कोशिश किया करो। जैसे यहाँ पर 3y - 5z = 9। यहाँ पर मैंने x वाली जगह पर कुछ नहीं लिखा, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए यहाँ मैं लिख सकता हूँ 0x। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, ये कोई जरूरी स्टेप नहीं है, जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिखा है ताकि आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स मैट्रिक्स लिखते टाइम कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हमारा सेम वही प्रोसीजर रहेगा। तो 2 1 1 1 -2 -1 0 3
-5। नहीं तो अगर मैं 0 नहीं लिखूँगा तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में 3 -5 0 लिख देते हैं, वो गलत है। x का कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3। अब इसके बाद साथ में ही x मैट्रिक्स लिख लो। अब यहाँ पर वेरिएबल 3 है तो x y z, ऑर्डर वही 3 क्रॉस 1 एंड लास्ट में हमारी b मैट्रिक्स 1 3/2 और 9। तो ये मैंने कांस्टेंट सभी लिख लिए, अगेन 3 क्रॉस 1। अब आपको बताया नाउ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद जब हम इसको ऐसे लिख लिया तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है आपको पता है। नाउ अब यहाँ पर डिटरमिनेंट जो है वो थोड़ा बड़ा है। नाउ वी हैव टू फाइंड ए डिटरमिनेंट। और आपको पता है डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1। तो हम रो 1 से उसको एक्सपैंड करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब जस्ट हमारा कैलकुलेशन पार्ट इंक्रीज होगा, क्वेश्चन को हमें सॉल्व वैसे ही करना है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और उसको फाइंड करने के लिए हम बाय एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1 ही करेंगे। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा -2 -1 3 -5। अब उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट जो एलिमेंट होता है वो हमारा हमेशा A12 होता है, मतलब 1 + 2 3 मतलब ऑड मतलब माइनस। तो यहाँ पर 1 है तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ देते हैं तो हमारे पास बचा 1 0 -1 -5 नेक्स्ट +1, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 -2 0 3। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप, ठीक है। माइनस जो बाकी रह गया माइनस जो बाकी रह गया माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, -2 को -5 से +10, -3 को -1 से किया -3, -1 1 को -5 से किया -5, 0 को -1 से किया 0 +1, 1 को 3 से किया 3, -2 को 0 से किया 0, विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा 13 -5 3, तो 26 यहाँ पर आएगा +5 +3। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 34 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर हमारा ए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हमारा जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अब क्योंकि हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें यहाँ पर को फैक्टर्स फाइंड करने हैं, क्योंकि हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो A11, तो यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। तो -1 की पावर 1 + 1 तो आपने बहुत ध्यान से करना है। तो यहाँ हमारे पास कितना बचा -2 3 -1 -5। तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 1 + 1 2 2 मतलब इवन मतलब प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 10 आएगा, -3 को -1 से किया -3, तो यहाँ पर कितना बन गया 13, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। नेक्स्ट को फैक्टर A12 -1 की पावर 1 + 2। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात करते हैं तो हमारे पास बचा 1 0 -1 -5। तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 1 + 2 3 मतलब ऑड मतलब माइनस, 1 को -5 से किया -5, 0 को 1 से किया 0, तो कितना आएगा +5, ठीक है। अब नेक्स्ट को फैक्टर कौन सा है A13 -1 की पावर 1 + 3। तो हमारे पास कितना बचा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 0 -2 3,
तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 1 + 3 कितना होता है 4, मतलब इवन मतलब प्लस 1 को 3 से किया 3 माइनस 0 को -2 से किया 0 तो +3। नेक्स्ट को फैक्टर A21 मतलब -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास कितना बचा 1 1 3 -5, तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 1 + 2 3 3 मतलब ऑड ऑड मतलब माइनस, अब 1 को -5 से किया -5, 3 को 1 से किया 3, तो कितना आएगा -8 माइनस माइनस +8। नेक्स्ट को फैक्टर A22, तो -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो 2 0 1 -5, तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं, तो देखो 2 + 2 4 4 मतलब इवन मतलब प्लस, 2 को -5 से किया -10, 0 को 1 से किया 0 तो -10। अब नेक्स्ट को फैक्टर A23 -1 की पावर 2 + 3, ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो 2 1 0 3 हमेशा की तरह लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 2 + 3 ऑड ऑड मतलब माइनस, तो कितना आएगा 2 3 6 माइनस 0 को 1 से किया 0 -6। नेक्स्ट A31 -1 की पावर 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास कितना बचा 1 1 -2 -1, तो फिर से वही लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 3 + 1 4 4 मतलब प्लस, 1 को -1 से किया -1 माइनस -2 को 1 से किया -2, तो कितना आएगा -1 + 2, तो 2 - 1 1। नेक्स्ट A32, तो -1 की पावर 3 + 2, तो सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 1 1 -1 लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 3 + 2 5 5 मतलब इवन ऑड ऑड मतलब माइनस, 2 को -1 से किया -2 माइनस 1 को 1 से किया 1, तो कितना आ गया -3 माइनस +3। लास्ट को फैक्टर है A33, तो -1 की पावर 3 + 3, फिर वही थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास कितना बचा 2 1 1 -2, तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 3 + 3 6 6 मतलब इवन इवन मतलब प्लस, 2 को -2 से -4, 1 को 1 से किया 1, तो कितना आ गया -5। तो देख लो हमने सभी 9 के 9 को फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें को फैक्टर मैट्रिक्स लिखना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख के देख लेते हैं। अब देखो हमने सभी को फैक्टर्स निकाल लिए थे, अब मुझे को फैक्टर मैट्रिक्स मैंने लिख ली, अब उसका मुझे करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करते ही मुझे क्या मिलेगा एडजॉइंट ए, फर्स्ट रो को लिखते हैं कॉलम में 13 5 3, सेकंड रो को लिखते हैं सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को लिखते हैं थर्ड कॉलम में, तो मुझे मेरा एडजॉइंट ए मिल गया। अब उसके बाद नाउ ए इनवर्स, अब ए इनवर्स कितना होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अब हमारा डिटर्मिनेंट कितना था 34, एडजॉइंट ए आपके सामने है 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, तो ए इनवर्स तो मैंने निकाल लिया। अब हमारी मैपिंग हमें कहती है कि ए इनवर्स अगर आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा सोल्यूशन हमें ऐसे मिल सकता है। तो नाउ we can find solution of system of equations with x is equal to a inverse b। अब आपको पता है x क्या था x y z, ठीक है। अब a इनवर्स आपके सामने है 1/34, ठीक है, 13 8 1 5 -10
3 माइनस 6 माइनस 5। अब बी कितना था हमारा 1 3/2 और 9। तो ये हमने सभी मैट्रिक्स लिख लिए। इसका ऑर्डर 3x3 है, इसका 3x1, इसका 3x1, और हमेशा की तरह नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और फारदेस्ट पॉइंट क्या डिसाइड करेंगे, ऑर्डर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स वाई जेड 3x1, अब इसको बाहर लिखा रहने दो, तो करते हैं। फर्स्ट इसकी रो इसकी कॉलम, 13 को 1 से किया, 13, 3/2 को 8 से किया। अब इसको आप रफ में भी चेक कर सकते हो, 8 को 3/2 से कर दो, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर कितना आएगा, +12। 1 को 9 से किया, 9। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रो को कॉलम से किया, एक एलिमेंट कंप्लीट, और भी कॉलम नहीं है, तो सेकंड रो की बारी है। 5 को 1 से किया, 5, -10 को 3/2 से 15, -15, 3 को 9 से किया, 27। सेम वे से 3 को 1 से किया, थर्ड रो की बारी है। 3 -6 को 3/2 से किया, तो -9। अब -5 को 9 से किया, -45। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 1/34। तो 13 + 12, 25 + 9 34, 27 + 5, यहाँ 5 - 15 -10, तो 17 आएगा यहाँ पर। सेम वे से यहाँ पर 54 में से 3 गए तो -51। तो ये हमने एक 3x1 मैट्रिक्स लिख लिया। अब ऐसा करते हैं, स्केलर को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो कितना आएगा, 34/34, 17/34। स्केलर को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, 51/34। ठीक है, तो 3x1। अब आपको पता ही है यहाँ पर कितना आएगा, 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51। तो मेरे पास कितना आ गया, 1/2 -3/2। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास इतना आ गया। अब आपको पता है, since two matrices are equal, therefore corresponding elements should be same। ठीक है, तो corresponding element should be same। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, y 1/2, z -3/2। तो ये तीनों वैल्यूज़ मैंने निकाल ली, और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अगर आप इसको मैच भी करना चाहते हो, चेक भी करना चाहते हो, तो कर सकते हो। तो यहाँ पर आप 1 फिल कर लो, 1/2 -3/2। तो यहाँ पर आएगा 1 - 3 -2/2। ठीक है, 2 - 1 1। ठीक है, सेम यहाँ पर 1 1/2 -+3/2। तो 1 - 1 कट हो गया, तो 3/2 रह गया, ये भी मैच हो गया। तो यहाँ पर 1/2 फिल कर लो, यहाँ पर -3/2, 3/2 + 15/2 कितना आएगा, 18/2, मतलब 9। तो ये परफेक्टली मैच हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट हमारा जो मतलब कि सिस्टम था वो थोड़ा बड़ा था। तो हमें 3x3 मैट्रिक्स लिखा, A, X और B, डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 34 आया, नॉन जीरो, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने सभी को फैक्टर्स निकाल लिए, 9 के 9 को फैक्टर्स। पर थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा लगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एफर्ट्स ज़्यादा लगे, बट क्वेश्चन हमारा वैसे ही सॉल्व होगा। तो मैंने को फैक्टर्स निकाल के को फैक्टर मैट्रिक्स लिखा, ट्रांसपोज किया, एडजॉइंट ए मिला, 8 डिटर्मिनेंट से मतलब कि 1/8 डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई किया तो इनवर्स आ गया। उसको बाद में मैंने इस तरह से लिखा, b से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया।